हेलो हेलो, वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ मौका विद मुइज। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे आज के मेहमान, साबिक वजीर फाइनेंस खजाना पाकिस्तान एंड सीनियर मेंबर ऑफ द PMLN, जनाब मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता साहब, हाउ आर यू? Very good. Thank you so much, Mr. for having me. मिफ्ता साहब, आई वाज होपिंग कि हम लोग यहाँ बैठेंगे इन पर्सन, विल हैव कॉफी टुगेदर। मैं कॉफी लेकिन आपने तो इस डर से कि कोको मिलाने होंगे, आप आई नहीं। मैं उधर नहीं आया, sorry, but I have my own coffee here. So ओके ओके, दैट्स गुड। अच्छा मिफ्ता साहब, सबसे पहले तो एक बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में थोड़ी। फॉर समबडी हु बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली इन कराची, एक अनकन्वेंशनल चॉइस थी पहले तो पॉलिटिक्स में आना, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो बिजनेसमैन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से कंसेशंस लें लेकिन अलाइन ना करें, क्योंकि आप जब अपोजिशन के अंदर आते हैं तो उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। हमने आपको भी देखा कि व्हेन यू केम इन द अपोजिशन, यू हैड टू गो टू द जेल, यू हैड टू गो, द नैप टुक यू इन कस्टडी फॉर अ व्हाइल। एंड दूसरी बात, क्योंकि आप कराची से थे और आप इलेक्टोरल सियासत भी करते हैं, तो एक अनकन्वेंशनल चॉइस थी PMLN की। लोग MKM को देखते हैं, पीपल्स पार्टी को देखते हैं, इवन PTI को देखते हैं। सो क्या ये एक पॉपुलर चॉइस थी आपके लिए, और क्या फैक्टर्स थे PMLN में जाने के लिए? एक तो सियासत में क्यों आए और फिर PMLN ही क्यों का ही फैसला क्यों किया? मेरे साहब देखें, जब मैं PhD करी थी ना, तो मैंने PhD इकोनॉमिक्स ओवरऑल तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। उस जमाने से मुझे सियासत का और पब्लिक फाइनेंस का शौक था और मैं समझता था, लेकिन जब इधर आया ऑब्वियसली तो बिजनेस नया था। मेरे बड़े भाइयों ने बिजनेस सेट किया था, वालिद के इंतकाल के बाद एक और नया बिजनेस। हालांकि हमारे दादा के ज़माने से बिस्किट का और स्वीट का काम था, लेकिन ये हमने अपनी नई कंपनी खोली थी कैंडी लैंड के नाम पे। तो मैंने 20-22 साल उसमें काम किया कैंडी लैंड में। अल्लाह ताला ने तरक्की दी है कैंडी लैंड को। बिस्किट की कंपनी लगाई है बिस्कॉनी के नाम पे, एक चिप्स की कंपनी है स्नैक सिटी के नाम पे, और प्लास्टिक का काम है दूसरा काम। तो बिजनेस अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा अच्छा चल रहा था। जब मैं IMF में कुछ अरसे तक नौकरी करता था, तो उस जमाने में मैंने कोशिश करी थी, नाकाम कोशिश थी मेरी, एक किताब लिखने की नवाज शरीफ साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में। ये 91-93 की बात है, जब उनकी हुकूमत थी, और जो मैं आज समझता हूँ आज भी कि पाकिस्तान की बेहतरीन हुकूमत नवाज शरीफ की पहली हुकूमत थी 91-93, जिसमें नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की राह तब्दील कर दी फ्रॉम अ स्टेटिस्ट गवर्नमेंट डोमिनेटेड, पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी टू अ प्राइवेट सेक्टर डोमिनेटेड इकोनॉमी। जब 10-10 साल तक लोगों के फोन नहीं लगते थे PTCL से, तो नवाज शरीफ ने मोबाइल फोन का रेवोल्यूशन पाकिस्तान में लाए, फाइबर ऑप्टिक केबल्स लगाए। बैंकारी के अंदर जो परेशानियां थी और बैड डेट्स एंड लोन्स एंड बैड लोन्स एंड ऑल दैट, उसको आपने प्राइवेट सेक्टर में लेके चले गए। तो आज देखें कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जो हुकूमत में थे तो नफे नहीं करते थे, आज अरबों खरबों रुपए टैक्स दे रहे हैं। तो तो ये सब चीजें मियां नवाज शरीफ ने करी, तो आई वाज एक्चुअली वेरी इम्प्रेस्ड। तो मैं उनका, और उसके बाद मैं हमेशा से सपोर्ट उनकी करता था। जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आई, तो मैंने किसी दोस्त को कहा जो शहबाज साहब को जानता था, शहबाज शरीफ साहब को, मुझे शहबाज साहब से मिलाओ। उसने फिर मियां शहबाज साहब ने मियां नवाज शरीफ से मिलाया, और फिर आहिस्ते आहिस्ते चीजें बढ़ती गई। मेरी कभी ये सोच नहीं थी कि कौन सी पार्टी कराची में ज्यादा मकबूल है। मुझे पता थी कि आप जाहिर उस जमाने में, जब 2008-9-10 में जब मैंने ज्वाइन करा था, तो उस जमाने में तो MQM की टिकट वाज अ टिकट टू द नेशनल असेंबली ऑफ कोर्स, तो MQM जीतती थी। लेकिन कभी मतलब खुदा न खास्ता MQM से मैं, मेरे बड़े दोस्त हैं MQM वाले, लेकिन उस जमाने की MQM आप जानते हैं क्या हाल था उसका। और सच्ची बात है कि पीपल्स पार्टी वाले भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन एक जो गवर्नेंस इनकी सिंध में जिस तरह की है, खासतौर पर बिलखुसूस कराची में, और जो आपको मतलब वो स्कैंडल्स आते हैं लैंड के, बैरिया हो गया, क्लिफ्टन के अंदर लैंड के मसले हो गए, दूसरे दीगर जो करप्शन के स्कैंडल आते हैं, तो पीपल्स पार्टी भी कभी वो नहीं मेरे जहन में कि पीपल्स पार्टी जो है। और कराची का बिजनेसमैन पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल कभी भी ज्वाइन नहीं करता है ना, और MQM से भी दूर रहता है। सच्ची बात है कि MQM से भी दूर रहता है। एंड कराची में अमूमन पॉपुलेशन जो है वो नवाज शरीफ की सपोर्टर नहीं थी, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के अंदर जो है वो नवाज शरीफ का हमेशा से एक मकाम था कराची की बिजनेस कम्युनिटी में। और मियां नवाज शरीफ ने कभी कराची के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, हालांकि ये आम फहम बात समझी जाती है, लेकिन गलत है। और जब भी मैं भी वजीर रहा हूँ 4 साल उसका इन्वेस्टमेंट का और कुछ अर्से तक फाइनेंस का, तो काफी अरसे तक जब भी नवाज शरीफ साहब किसी बिजनेसमैन से मिलते थे कराची में, किसी भी बिजनेसमैन से पाकिस्तान मिलते तो लिस्ट मैं बनाता था
और हमेशा कराची के लोग होते थे, और जितनी भी मराहत हो, येलो टैक्सी हो तो कराची के लोगों को मिली है, यूथ लोन है तो कराची के लोगों को मिली, कभी खुदा न खास्ता हक नहीं मारा गया। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास कराची या सिंध की हुकूमत थी, तो हम वो चीजें नहीं कर सके जो लाहौर में करी हैं या दीगर पंजाब के शहरों में करी है। और कराची के लोग हक बजाने पर ये सोचते हुए कि यार हमारा तो हक मारा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत सिंध को तो पैसे दे रही है, सिंध वाले ना कराची में खर्च कर रहे हैं और पता नहीं क्या कर रहे हैं जो खर्च कर रहे हैं, और एमक्यूएम वाले हुकूमत में तो बैठे होते हैं, हुकूमत के अंदर तो सारा दिन होते थे। आज वफाकी हुकूमत में, पहले पीपल्स पार्टी के साथ होते थे, लेकिन फिर ये बोलते थे हमारे पास इख्तियार नहीं, हमारे पास गाड़ी में मेयर झंडा भी था अभी होगा तक, हम। कुछ महीने पहले तक उनका। जी। मेयर भी था कुछ महीने पहले तक, मेयर भी उनका था। सो बल्दियाती हुकूमती भी उनके कंट्रोल में थी कुछ महीने पहले तक। आज भी पीपल्स पार्टी, सॉरी, आज भी मेयर तो उनका था ही। मेयर साहब ये सही कहते थे कि पैसे बहुत कम देती है पीपल्स पार्टी, लेकिन जो थोड़े से देते थे वो भी कोई इतना वो नहीं करा, और वफाकी हुकूमत में आज भी पार्टनर है। और ये वही वफाकी हुकूमत है जहाँ पे हम ग्रीन लाइन बना के गए थे, जो कि मेरे और मुशाहिदुल्लाह खान साहब मरूम के कहने पे नवाज शरीफ साहब ने, हमने रेकमेंड किया था इस लाइन का। तो वो लाइन जो नवाज शरीफ ने बनाई थी कराची के लिए, वो 4 हफ्ते पीछे थी जब हम छोड़ के गए थे। आज 3 साल हो गए, वो पीटीआई के लोग नहीं कर सके उसको, ना पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है, ना पीपल्स पार्टी पीटीआई इंटरेस्टेड। और गवर्नर साहब जो हैं सिंध के, वो पता नहीं क्या अम, अ, उनके कारोबार में आजकल बड़ी बरकत आई है, मैंने सुना है, वो पता नहीं क्या कोशिश कर रहे हैं उस बस के ठेकेदार से। बहरहाल नहीं के, हालांकि पीटीआई वाले तो सब दूध में नहाए हुए हैं, अच्छा लेकिन मिफ्ता साहब, एक बड़ी आपने इंटरेस्टिंग यहाँ बात की थी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। अब उस दिन मैं एक शेर सुन पढ़ रहा था परवीन शाकिर का, तो परवीन कहती है कि वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सबर आ जाता। अब आपने 2 इलेक्शंस लड़े, एक इलेक्शन आप हारे अली जैदी से और एक कादिर मंदोखेल से। तो आपको इस तरह के, आप अगर मुस्तफा कमाल से हार जाते, किसी और से हार जाते, शायद आपको समझ आ भी जाता। इन लोगों से हारने के बाद आपको सबर आया या अभी तक सबर नहीं आया? मन तो खेल से किस तरह आ रहा हूँ वो तो दुनिया जानती है मेरे ख्याल से। मैं तो रात के 11 बजे तक जीता हुआ। अच्छा, ये अजीब इलेक्शन था कि आप 12 बजे लीड कर रहे थे और आप कहते कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा। ये वाहिद इलेक्शन था जहां लीडिंग कैंडिडेट भी कहते कि इलेक्शन ठीक नहीं हो रहा। लेकिन देखिए, मैंने ट्राइब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन करी हुई है। अल्लाह रहम करेगा। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्राइब्यूनल से भी कर ले, तो अगर आपको याद है कि जैसे कासिम सूरी साहब जो डिप्टी स्पीकर है, वो तो क्लियर केस ऑफ फ्रॉड था, फ्रॉडुलेंट इलेक्शन था, धांधली थी। लेकिन वो उसको ट्राइब्यूनल ने भी उसके खिलाफ फैसला दे दिया, लेकिन अब 2 साल से 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर है। तो ये अब 1.5 साल तो रह गया इस असेंबली के अंदर, तो अब क्या होगा। अम, मैंने तो पूरी कोशिश करी है दोनों इलेक्शन के अंदर अपना केस आवाम के सामने रखने का, नवाज शरीफ का केस रखने का। और मैं ये जानता हूँ कि जो ऐसे इकबाल साहब कहते हैं ना कि आपका प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है, आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका नवाज शरीफ ने जो काम करा है पाकिस्तान के लिए वो बहुत अच्छा है, हमको ये पेश करना चाहिए। कुछ हमारी भी खामियां हैं, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सड़ कुछ बरता शौक। अच्छा मिफ्ता साहब, अगर आज आपको नवाज शरीफ साहब कॉल करें और कहें कि मिफ्ता हमने पीएमएलएन को ऑर्गेनाइज करना है कराची के अंदर, हमें 3 या 4 ऐसे लोगों के नाम बताएं कि जिनको या तो हम पीएमएलएन के अंदर शामिल कर सकते हैं या जिनके साथ अलायंस बन सकता है, तो वो कौन से नाम होंगे? क्योंकि आपके इस इलेक्शन के बाद NA 249 के बाद एक बड़ी मेरे लिए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट थी कि मुस्तफा कमाल साहब ने ये कहा कि जी हाँ, पीएमएलएन से बातचीत हो सकती है, हमारे उनके नैरेटिव के साथ डिसएग्रीमेंट्स हैं, लेकिन उन्होंने काम बड़ा किया पंजाब में। देखिए, सियासत के अंदर वो कहते हैं ना कि देयर आर नो परमानेंट एनिमीज और परमानेंट फ्रेंड्स, तो वो विल सी, मतलब किसी से भी बात हो सकती है, कोई मसला नहीं। अ, अभी कैंटोनमेंट के और लोकल बॉडीज के इलेक्शन आएंगे तो हम मुख्तलिफ जगहों पे हम मुख्तलिफ वो करेंगे। मेरी तो इनफैक्ट JUI से और ANP से तो बात हुई है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट की कि मैं उधर उनसे बात करूंगा। मेरी MQM में मेरे भाइयों से, दोस्तों से बात हुई है, फैसल सफारी साहब से, दीगर लोगों से, कि जहाँ हम समझते हैं कि हम एक आध एक आध डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराची में, ईस्ट में मिसाल के तौर पर, शायद कोरंगी में, हम थोड़ा बहुत उनके साथ इलेक्टोरल अलायंस कर सकते हैं। हम JUI और ANP के साथ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किधर होगा, मतलब तो हम कोई भी दरवाजा बंद नहीं कर रहे। मुस्तफा कमाल साहब से भी हम बात करने के लिए तो हर आदमी को तैयार है। सियासत में बंद गली में नहीं जाना चाहिए, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। फैसला हम करें या ना करें उनके हक में या उनके साथ, या उनके अपने उसके उनके साथ मेल जोल का, वो और बात है।
लेकिन मैं जब इलेक्टोरल अलायंसेस की बात आएगी तो मैं सबसे बात करके मियां नवाज शरीफ के सामने, मियां शहबाज शरीफ के सामने सब चीज़ें रखूंगा, फिर जो क़यादत फैसला करे। लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक वो काफ़ी मेरी बात के अंदर थोड़ी सी वजन जरूर देंगे मेरी बात। हम्म। अच्छा मतलब हमने बात की कराची की सियासत की, आपकी सियासत की, अब अगर थोड़ी नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात की जाए, नजर आता है कि पीएमएलएन की कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इस वक्त एक कंफ्यूजन है। और पहले लोग कहा करते थे कि कंफ्यूजन है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करनी है या नेगोशिएट करना है। अब नजर आता है कि अपोजिशन के साथ भी किस तरह का रवैया अख्तियार करना है, उस हवाले से भी कंफ्यूजन है कि शहबाज शरीफ साहब बुलाते हैं उनको खाने पे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि जब तक ये उस शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देंगे ये पीडीएम के अंदर वापस नहीं आ सकते। सो डू यू थिंक कि जब शहबाज शरीफ साहब अगर एक रिकंसिलिएशन की पॉलिटिक्स अपना रही हैं अपोजिशन के साथ और बाकी उस पॉलिटिक्स की रेजिस्टेंस है पीएमएलएन के अंदर, तो वो उनके स्टांस को वीकन करती है। और अगर आपका प्रेसिडेंट पार्टी का मजबूत नहीं होगा तो उनकी उनकी एबिलिटी कि वो पार्टी के बिहाफ पे कहीं और जाकर नेगोशिएट करेंगे और पार्टी के लिए कंसेशंस लेंगे, वो एबिलिटी भी कम हो जाती है। देखिए, जब शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में होते हैं ना अपने दफ्तर में, तो अगर वो 4 घंटे दफ्तर में बैठे होते हैं तो 3 घंटे 50 मिनट कम अज कम शायद अब्बास साहब उनके दफ्तर में उनके साथ होते हैं। तो दिस इज हाउ क्लोज दे आर। आई मतलब मेरे ख्याल से कोई ऐसी मशवरा में कोई माइनर चीज तो भी नहीं होती होगी जो मशावरत से नहीं करते। नवाज शरीफ साहब भी हमेशा मशावरत करते थे और शहबाज शरीफ साहब भी मशावरत करते पार्टी के अंदर। मतलब लेट्स जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, थोड़ी सी दो राय थी अबाउट आवर स्टैंड, कोई बहस नहीं, हर पार्टी में होती है, जमहूरी पार्टी इसमें डिफरेंट थोड़ी सी आरा थी। लेकिन शहबाज शरीफ इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी and in the end he will do uh, he will lead the party and the party inshallah will follow him. I remain convinced कि everybody will follow him and everybody does follow him. वो जो आप particular incident बोल रहे थे वो सिर्फ इतना हुआ था कि शायद अब्बासी was the secretary of PDM, तो he was talking as a PDM secretary कि क्या पीपल्स पार्टी PDM में आएगी, जिसका जवाब नहीं हुआ। इनफैक्ट जब PDM की मीटिंग में शहबाज साहब ने मुस्लिम लीग के डेलीगेशन को लीड किया था, उन्होंने कहा नहीं होगी। लेकिन शहबाज शरीफ has a role as leader of the opposition where he has to say to the opposition, so वो मजबूरी है शहबाज शरीफ। whether he मतलब शहबाज शरीफ के views about People's Party historically we all know, so वो but अब रोल उसका शहबाज शरीफ का ये है कि he has to take everybody together and लेकिन मेरे ख्याल से कोई पार्टी के अंदर इस वक्त कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी के अंदर आरा थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन वी ऑल नो दैट शहबाज शरीफ इज आवर प्रेसिडेंट एंड ही विल लीड द पार्टी। अच्छा मिफ्ता साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ बात है कि पिछले साल हमें नजर आ रहा था कि पीएमएलएन को बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा था जब गुजरावाला की तकरीर की गई और एक अग्रेसिव तकरीर की गई, अग्रेसिव लाइन ली गई एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। लेकिन अब अगर आपने 2023 का इलेक्शन लड़ना है तो आपने उनसे कहीं ना कहीं एंगेज करना है, क्योंकि आपके पास और कोई चॉइस नहीं। आपने एंगेज करके ये इंश्योर करना है कि अगले 2023 के जो इलेक्शन हैं वो फ्री एंड फेयर हों। ठीक है। सो अब जो एक प्रॉब्लम नजर आती है हमें यहाँ पे कि एक थोड़ी कंफ्यूजन ये भी है कि किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए। तो कोई एक कंफ्यूजन ये भी है कि आगे 2023 में हमने किस तरह ये इंश्योर करना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, क्योंकि जो आपकी ऑपोजिशन है, पीटीआई भी हर चीज करने को तैयार है, पीपल्स पार्टी भी हर चीज करने को तैयार है। तो इसमें नून लीग की अब क्या पॉलिसी है कि क्या आपने पीटीआई को आज गिराना है, उनकी हुकूमत को, क्या 23 तक का इंतजार करना है कि इकोनॉमी, उस्मान बुजदार, ये सारी चीजें काफी होंगी पीटीआई को गिराने के लिए। सो अब पॉलिसी है क्या 2023 के अंदर, 2023 तक का सफर पीएमएल का किस तरह होगा? देखिए, आपका सवाल अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप बोल रहे हैं कि आप लोग मकबूल तरीन पार्टी तो हैं, आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे इन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट आप इतनी लोगों से दोस्तियां कर लें कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो और आपको जीतने दिया जाए। और इसका ओनस भी आप हम पे डाल रहे हैं, ना सिर्फ उनके ऊपर कि जो कि शायद आपको जीतने से रोकें या जीतने से रोक सकते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान एंड रियलिटी इज देयर। We understand real politics and we understand the reality of politics in Pakistan. The armed forces of Pakistan are reality, and we have nothing against the armed forces. No, not at all. And yes, Nawaz Sharif Sahab has taken names of particular people. तो particular people तो इमरान खान भी नाम लेता रहा है। हम अमूमन ये होता है कि वो ट्रूथ टू पावर कोई नहीं बोलता, तो रिटायर्ड जनरलों को बहुत बुरा भला कहते हैं। करंट सर्विंग को पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ ही कह सकता है। लेकिन one of the things that we understand is that Pakistan has to move forward and we have to make choices, sacrifices that we don't wish to do it. वो होता है ना कि आप compromises करते हैं अपने
दोस्तों से नहीं, अपने एडवर्सरी से, ठीक है, मुखालिफ से, कि भाई चलो कॉम्प्रोमाइज करो। तो इसमें भी होता है, कभी कभी आपको कोई चीज चाहिए होती है, आप वो खरीदते हैं, अगर आपके घर से एक मुंसलिक घर है तो आप बोलते हैं चलो ठीक है 4 पैसे ज्यादा दे दो मार्केट से लेकर के, तो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क्स। कोई कोई ग्रे ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखना चाहती, दीज आर डिफरेंट शेड्स होते हैं। जहाँ पे आप ये समझते हैं कि हमें बिल्कुल बात करनी चाहिए, वहाँ पे क्योंकि हम मेजॉरिटी पार्टी हैं, वहाँ पे आप ये समझते हैं ना कि जो जिनसे बात करनी चाहिए वो लोग भी समझते हैं कि हम मेजॉरिटी पार्टी हैं और बेहतर यही है कि हम बात कर लें, वरना तो ये कि मतलब कितने अरसे तक आरटीएस बैठेगा। और खान साहब की जो परफॉर्मेंस थी वो आप देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये बातचीत होएगी, हो रही होगी, मुझे नहीं पता, या बातचीत होगी। और ये मसले जो है ये जो है ये तकारीर के अंदर और उस पर नहीं, अफाम तफहीम से ही सॉल्व होने चाहिए, और इंशाल्लाह हो जाए, मैं पूरी उम्मीद हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं मिफ्ताह, थोड़ी सी अब इकोनॉमी के ऊपर बात कर लेते हैं मिफ्ताह साहब, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट भी है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है। आपने बात की कि प्रोडक्ट हमारे पास है, हमने इसको मार्केट करना है, और एक चीज जहां नजर आता है कि पीटीआई बहुत ज्यादा बेहतर है पीएमएलएन से, वो मार्केटिंग। कि उनकी 3% की ग्रोथ हुई, इन्होंने उसको इतना सेलिब्रेट किया जितना नून लीग ने अपनी 5% की ग्रोथ को सेलिब्रेट नहीं किया था। तो अगर कहीं 1-1.5 साल बाद इनकी 4-5% की ग्रोथ हो गई, तो शायद ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बना पाएंगे कि हमने इस मुल्क को रिकवर कर दिया, नून लीग ने मुल्क को दिवालिया कर दिया था। तो एक तो अब तक क्या परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं पीटीआई की? आपने उनकी बहुत तनकीद भी की, लेकिन अब जो बजट आया, सो फॉर एग्जांपल बहुत लोग कह रहे हैं कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। सो इस बजट को खास तौर पे और पिछले 3 साल की कारकर्दगी को आप किस तरह देखते हैं पीटीआई की? और जो ये नैरेटिव है कि हमने मुल्क को रिकवर कर लिया इकोनॉमी को, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा, उसको पीटीआई वाले दोस्तों ने बहुत छोटी सी क्लिप को 10 सेकंड की बहुत चलाया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बजट पिछले बजट से बेहतर है, पिछले बजटों से बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं मेरे ज़हन में। और अगर आपको ये चीज़ चलानी है, किसी को भी मतलब आज किसी को भी ये चीज़ चलाने की मिफ्ताह इस्माइल कह रहा है कि तो कोई तारीफ कर रहा है, ठीक है, ये बजट पिछले बजटों से, इनके बजटों से बेहतर है, कोई डाउट। अच्छा, नहीं, मजे की और बात ये वो भी कह रहे हैं कि पिछले वाले बुरे थे। अब तो खैर वो मतलब देखें ना, अब देखें, मैं तो समझ लीजिए कि शौकत तरीन से एग्री करता हूँ दोनों चीजों में। शौकत तरीन का असेसमेंट अबाउट पीटीआई कंप्लीटली, अबाउट असद उमर, अबाउट फी शेख एंड व्हाई वी केम हियर, ठीक है। शौकत तरीन साहब ने वर्ड यूज करा था बेड़ा गर्क, कि इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, रिफरिंग टू द प्रीवियस टू फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब एंड फी शेख साहब। इनफैक्ट असद उमर साहब ने कहा भी था कि उनसे बहस होगी। मैं बेड़ा गर्क का वर्ड इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं सत्यानाश कहता हूँ। तो इतना फर्क है मेरा और शौकत तरीन में, लेकिन बाकी मकसद तो वही है कि वो भी कहते हैं कि इन्होंने बेड़ा गर्क किया, मैं भी कहता हूँ। किसी ने इनको नहीं कहा था कि पहले तो पीनल इस्माइल की बुराई करने पाकिस्तान की मैशत के ऊपर झूठ कहो कि पाकिस्तान में वाज नियर द बैंकरप्सी और डिफॉल्ट, इट वाज नॉट। उसके बाद तो आप 15,000 अरब रुपए कर्ज ले चुके हैं, 18 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल कर्ज ले चुके हैं। तो कंपनी बैंकरप्सी के पास होती है, bankruptcy technically and actually means that nobody will now lend you money. I mean, you've actually been borrowing spree for 3 years. How are you close to bankruptcy? That's one thing. ठीक है. Number two, nobody asked you कि आप जाके 13% जो है वो इंटरेस्ट रेट लेके चले। ये तो आपकी वो थी कि आपने इंटरेस्ट रेट इतना हाई करा। Nobody asked them कि 13%, 13.25% इंटरेस्ट करो। हम 6.25 पे छोड़ के गए थे, केयरटेकर ने शायद कुछ बढ़ाया था, इस 13.25 पे इंटरेस्ट लेके। किसी ने नहीं कहा 1500 अरब रुपए का बजट के अंदर पाकिस्तान को खसारा हुआ एक्स्ट्रा। हम आखिरी साल में 1499 अरब रुपए हमने पेमेंट करी थी, हमारे आखिरी साल में डेट सर्विसिंग। अगले ही साल में उन्होंने, और उस साल हमारी डेट बढ़ी होगी 2000 से, तो अगले साल इन्होंने 1500 तक पहुंच गया, 2200 2300 तक पहुंच गया। वो सिंपली बिकॉज के इन्होंने इंटरेस्ट रेट पागलों की तरह बनाया। उसके अगले साल 3000 बढ़ गया, अगेन इंटरेस्ट रेट पागलों की तरह बनाया, जिससे पूरी इंडस्ट्री बैठ गई। आप भी एक उस घराने से ताल्लुक है, बिजनेस घराने से, आपको भी पता है कि इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ गया तो पूरे बिजनेसमैनों को पाकिस्तान भर के अंदर एक तकलीफ में आ गया पाकिस्तान। ठीक। अच्छा, जी नहीं, आप कंटिन्यू करें, सॉरी, आप बोलें। उसके बाद आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ आपने पीएचडीपी की स्पेंडिंग खत्म कर दी, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिससे ग्रोथ आती है मईशत के अंदर, आपने वो खत्म कर दी तो मईशत की ग्रोथ खत्म हो गई। उसके बाद आपने जो रैपिड डिवैल्यूएशन करी थी, एक तो उससे इन्फ्लेशन इंपोर्ट हुआ। फिर आपने कहा कि हम बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, गैस की कीमतें बढ़ाएंगे। आपने इतनी तेजी से वो कीमतें बढ़ाई कि कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन होता रहा, और वहां से आप मनी सप्लाई जो है उसको पहले तो थोड़ी सी टाइट कर रहे थे, तो लेकिन इन्फ्लेशन तो उसकी वजह से नहीं हो रहा था। इन्फ्लेशन तो ये था कि आप हुकूमत की कॉस्टें बढ़ा रहे थे। और जहां पे आपने कहा कि हम इसलिए कॉस्ट बढ़ा रहे हैं,
सर्कुलर डेट को कंट्रोल करना है। तो मैं तो 1060 पे छोड़ के गया था, तो मुस्लिम लीग नून 1060 पे छोड़ के गई थी। 1150 ये बोलते हैं जून के अंदर, चलो ठीक है मान लेते हैं। तो आज 2500 है, तो आपने तो बिजली के रेट भी बढ़ा दिए और आपने 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट भी बढ़ा दिया 3 साल के अंदर। ये कैसे कर दिया आपने? तो ये एक मिसमैनेजमेंट है, प्रोफाउंड मिसमैनेजमेंट है। एलएनजी के अंदर आप देखें कि कितनी इन्होंने गड़बड़ करी है कि एलएनजी शुरू में ये कहते रहे कि हमको एलएनजी के मुस्लिम लीग नून जितने कॉन्ट्रैक्ट्स की जरूरत ही नहीं थी, और गर्मी सर्दियों में शॉर्टेज होती है, सिर्फ सर्दी की कुछ चंद हफ्ते शॉर्टेज होती है। आज गर्मी में शॉर्टेज हो रही है, अब कहते हैं मुस्लिम लीग नून गैस प्लांट्स लगा के, लेकिन गैस का इंतजाम नहीं कर गई। ओ भाई 2 टर्मिनल लगा के गए, 5 पाइपलाइन में थे, अब आपने वो ना लगाए, एक पाइपलाइन हम लगा के गए 1000 किलोमीटर की, आपने अगली नहीं बनाई, आप क्या कर सकते हैं? आज आप उल्टा कह रहे हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे। अब कभी बोलते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, कभी नहीं चाहिए, हर बात पे झूठ बोलते हैं। मतलब इतने तवातुर से और इतनी बहादुरी से झूठ बोलते हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा, आपने बिजली की बात की, तो एक तनकीद ये की जाती है नून लीग के ऊपर कि जहां नून लीग ने बहुत इन्वेस्ट किया, बड़ा एफर्ट किया पावर जनरेशन बढ़ाने के लिए, नून लीग ने पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर उतना इन्वेस्ट नहीं किया, और उसकी वजह से आज हम देखते हैं कि यहाँ मुल्क भर में बिजली के शॉर्टेजेस हैं और शॉर्टफॉल है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 2019 के अंदर असद उमर साहब का ट्वीट है जिसमें इन्होंने अपने आप को और कौम को मुबारकबाद दी है कि हमने 25,000 मेगावाट आज बिजली बना के तरसील करी है। 2019 के बिगिनिंग में तो पीटीआई ने कोई काम नहीं किया था ना ट्रांसमिशन के ऊपर, तो हम ही काम छोड़ के गए थे ना 18 के अंदर। तो 25,000 मेगावाट कैसे कर लिया इन्होंने अगर ट्रांसमिशन नहीं था? और ट्रांसमिशन का एक हम काम छोड़ के गए थे मटियारी से लाहौर तक का, वो आज तक 3 साल हो गए फिनिश नहीं हुआ। 4500 मेगावाट की केवीए की लाइन है, हाई टेंशन डायरेक्ट करंट की लाइन है। उसके बाद हमने साहिवाल, बिक्की बलोकी और हवेली के अंदर प्लांट्स लगाए, जिधर पहले प्लांट्स लगे हुए थे कुछ फर्नेस ऑयल वगैरह के, और वहां पे हमने लोड सेंटर्स के पास लगाए, तो ट्रांसमिशन की जरूरत कम हो गई और हमने इसको लोकलाइज बिजली देना शुरू कर दी। तो ट्रांसमिशन की इतनी जरूरत भी नहीं थी, और ऑब्वियसली बिकॉज ट्रांसमिशन में बिजली जाया होती है तो लोड सेंटर के पास लगाना जो है वो सूदमंद रहता है। आप उधर भी क्रिटिसाइज करते हैं कि आप साहिवाल में क्यों लगा दिया कोल का प्लांट, हालांकि हिंदुस्तान में पंजाब में लगे हुए, लेकिन चलो उसको छोड़ दो। लेकिन जो हमने ये प्लांट्स लगाए थे उसके बाद आप मुझे बताए ना कि 3 साल से ये आ गए, अगर हमारा इतना फुकदान था ट्रांसमिशन का तो इन्होंने कौन से प्लांट लगाए, और कौन सा प्लांट जो है बिक्की का प्लांट जो 100% कैपेसिटी पे चल चुका है और चलता है। आज इनके पास ना गैस है ना फर्नेस ऑयल है, वरना वो चल चुका है। बलोकी का, साहिवाल का, हवेली बहादुर शाह का, कराची पोर्ट कासिम का, तो कौन सा प्लांट ऐसा, और तरबेला का जो 4th एक्सटेंशन है वो भी 100% कैपेसिटी पे चला है। तो मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा प्लांट है जिसकी इवैक्यूएशन नहीं हो सकती? कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसकी 100% इवैक्यूएशन नहीं हो सकती। जब 100% इवैक्यूएशन हो रही तो कौन सी ट्रांसमिशन की कमी है? मतलब सीरियसली इट मेक्स नो सेंस। ये झूठ, अगेन वही तवातुर से झूठ बोलते हैं, बगैर सोचे समझे झूठ बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब 1 आध साल पहले एक दिन पाकिस्तान भर में 2-3 घंटे की बिजली चली गई थी, आपको याद है, वो पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया। तो उमर अयूब साहब मेरे भाई हैं और शिबली फराज साहब वो भी मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, दोनों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। तो उन्होंने फरमाया, तो उन्होंने की गलती जो थी वो नून की है। उन्होंने कहा क्या स्पेसिफिक गलती? मतलब ये नहीं पता, इसका भी हमको ये मालूम नहीं हुआ कि क्या गलती तयन कर रहे हैं अभी। गलती नून की। तो उसके बाद पता चली कि रेगुलर मेंटेनेंस नहीं करी। अब मुझे बताइए कि आप रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कर रहे, वो गलती नून की है। अच्छा मिफ्ता साहब, यहाँ पर एक और जो सवाल बनता है कि आपके दौर में, पीएमएलएन के दौर में जो ग्रोथ थी, बहुत से लोग कहते हैं कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ थी, और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए नून लीग ने उस तरह की एफर्ट्स नहीं की। सिर्फ जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी, कहीं तो यूरोप में बढ़ी बिकॉज ऑफ जीएसपी प्लस एट दैट टाइम, लेकिन उसके अलावा हमें नजर आया कि एक्सपोर्ट्स उस तरह से नहीं बढ़ी, जिसकी वजह से हमारा जो डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट, वो बढ़ता गया। सो इस बारे में आपका क्या ख्याल, एंड डू यू थिंक इफ द पीएमएलएन कम्स इन पावर अगेन दैट्स समथिंग यू वुड वांट टू डू डिफरेंटली? देखिए, हम एक तो पहले मैं स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी बता दूं, फिर उस पर एनालिसिस करते हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्टैटिस्टिक्स। The last year of our government, we had exports of $24.78 billion, approximately 24 बिलियन 780 मिलियन का एक्सपोर्ट था। पीटीआई आए, उन्होंने कहा हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, ट्वीट्स पे 5 साल हमको बोलते रहे तुमने एक्सपोर्ट को पता नहीं क्या कर दिया। रजाक दाऊद कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म हो गई थी, मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा रहा हूँ, एक्सपोर्ट बढ़ा रहा हूँ, बड़ी बातें करी। 35% डिवैल्यू हो गई करेंसी। पहले साल एक्सपोर्ट है इतना तो पीटीआई ने करा। 35% किसी भी चीज की आप प्राइस कम करते हैं तो एक्सपोर्ट तो बढ़ जानी चाहिए। एक्सपोर्ट कितना आया?
24.25 अरब डॉलर, यानी कि $500 मिलियन मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल से कम। ठीक है, उसके अगले साल आए, अगले 3 महीने में कोविड आया था, लेकिन टोटल एक्सपोर्ट कितना है? $22 बिलियन। हम 24.9 से 8 से पहले 24.2 पे गए और अब हम 22 पे आ गए इस साल। अब याद रखें ये 40% डिवैल्यू हो गया है, और एक्सपोर्ट के ऊपर रज़ाक दाऊद साहब के ट्वीट्स, असद उमर साहब के ट्वीट्स और इनकी नैरेटिव बनी है। हर एंकर ये समझता है कि पता नहीं 15% एक्सपोर्ट बढ़ा दिए। इस साल कितना एक्सपोर्ट है इनका? मर जाएंगे ना ये तो शायद $25 अरब तक पहुंचे, मर जाएंगे। तो मतलब हम 24.8 पे छोड़ के गए थे, ये 24.9 को ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो यार शर्म करो। $100 मिलियन तुमने 3 साल बाद अगर एक्सपोर्ट बढ़ा ली, और शायद उतना भी ना हो, अल्लाह करे हो जाए, मैं अल्लाह करे 25 की वो बाउंड्री के ऊपर पहुंचे, लेकिन नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, ये कंप्लीटली इनएप्ट और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत है ना। ये इस वक्त गैस का क्राइसिस पूरे कराची में चल रहा है। ये कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बिजली का क्राइसिस आ जाएगा 2-4 दिनों के अंदर, क्योंकि फर्नेस ऑयल नहीं ऑर्डर करी इन्होंने। ये गैस ऑर्डर करना भूल जाते हैं, फर्नेस ऑयल ऑर्डर करना भूल जाते हैं, फिर जब इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो बोलते हैं मुस्लिम लीग की गलती थी। तो हम क्या इस महीने का फर्नेस ऑयल और गैस ऑर्डर करके जाते हैं? मतलब पागल जैसी बातें करते हैं। एक्सपोर्ट इन्होंने एक पैसे नहीं बढ़ाया ना। ये तो नंबर्स थे। 1992 से पाकिस्तान का 1990 से पाकिस्तान का एक्सपोर्ट का जो रेशो है दुनिया में वो कम हो रहा है। हम 0.18% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते थे, अब 0.12% ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि जिस तरह दुनिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उसके तहत हम 1/3 नीचे गिर गए हैं। ठीक है, 0.18% हम दुनिया का एक्सपोर्ट करते थे, अब 0.12% करते हैं। इस जिम्न में हिंदुस्तान मेरे ख्याल से 1.1 से या 1.4 से तकरीबन 1.9 या 2 पे पहुंच गया। तो हम पीछे रह गए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे रह गए। और हमको एज अ कौम सोचना पड़ेगा। एक तो हम इसलिए पीछे रह गए कि आपके अफगानिस्तान की जहाद के अंदर जो यहाँ पे अफगानी आए हैं, मुशर्रफ साहब के जमाने में, उससे पहले जिया के जमाने में वगैरह वगैरह, और हमने कभी टैकल नहीं किया टेररिज्म को, तो आपका दुनिया के लोग आते नहीं थे। बांग्लादेश के ढाका के शाहजमाल एयरपोर्ट पे 22 फॉरेन एयरलाइंस जाती थी एक जमाने में, मैंने गिना था जब मैं इन्वेस्टमेंट का वजीर था। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद तीनों एयरपोर्ट मिला लो तो इतनी फॉरेन एयरलाइन नहीं आती। यहाँ पे आप रोडों पे चले जाए पाकिस्तान ढाके के, आपको बाहर के होटलों में ठहरे, वहां पे आपको दुनिया भर के लोग नजर आएंगे। चीनी भी होंगे, गोरे भी होंगे। आप पाकिस्तान के होटलों में चले जाए, कराची के होटल में भी आप चले जाए, आपको सिर्फ देसी लोग ही नजर आएंगे। तो एक तो ये हमारे पास मसला है कि फॉरेनर्स आते नहीं थे तो माल नहीं खरीदते थे। हमारे लोग जाएं बेचारे, और ये जो टेक्सटाइल वाले मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल के अंदर मेहनत करते हैं, लेकिन चलें ठीक है। उसके बाद फिर अब आपने टेररिज्म सॉल्व किया नवाज शरीफ के जमाने में, अब आपने टेररिज्म सॉल्व कर लिया, लेकिन मसला ये हो गया अभी उसकी, जाहिर है कि गुड न्यूज फैलते फैलते टाइम लगता है। अब सारा कोविड का मसला आ गया। पूरे दुनिया के अंदर जो है वो वैक्सीन हम स्लो तरीन लगा रहे हैं। हम इस वक्त अफगानिस्तान की स्पीड पे जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने में। सो जब हिंदुस्तान इनॉकुलेट हो चुका होगा, बांग्लादेश इनॉकुलेट हो चुका होगा, नेपाल श्रीलंका इनॉकुलेट हो चुका होगा, और वहां पे फ्लाइटें खुल गई होंगी, जा रहे होंगे लोग, आ रहे होंगे लोग, तो हम लोग बोल रहे होंगे यार यहाँ पे आना कि अल्लाह की मेहरबानी है, यहाँ पे जो भी है तो तीसरी वेव भी अल्लाह की मेहरबानी से हमने सही कर ली। लेकिन यहाँ पे फिर लोग आने से डरेंगे कि यहाँ पे लोग जो है इनॉकुलेटेड नहीं है, हमारे लोग जा नहीं सकेंगे। बड़े मसाइल है, मतलब so there are lots of things we need to do to improve our exports, including अच्छा अमजद साहब, अगर मैं आपसे कहूं कि if you became the finance minister again, what are the 2 or 3 structural problems or structural issues that you would like to address? वो कौन से होंगे? देखिए, एक तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। चलें इस तरह शुरू कर देते हैं। जो NFC अवार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बिटवीन प्रोविंसेस एंड वो है, उसको एक मरतबा फिर से देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो अकेला नहीं देखना चाहिए। वो देखना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, कि हम सूबा जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगा सकता है, वफाक जो है वो इनकम टैक्स लगा सकता है, सूबा जो है वो सर्विसेज पे सेल टैक्स लगा सकता है, वफाक गुड्स पे लग सकता है। इस चीज को एक मरतबा फिर देखना पड़ेगा। कुछ टैक्सेस आई थिंक बेहतर है जो सूबे और लगा लें, और कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जो बेहतर है जो वफाक लगा ले। उसके अंदर हमको एक मरतबा रीसेट करना पड़ेगा। एक तो मैं ये चाहूंगा, ये और NFC अवार्ड, कि NFC को पूरा और सूबे और वफाक के दरमियान जो टैक्सेस लगते हैं उसको रीसेट करूं। मैं समझता हूँ मिसाल के तौर पर कि प्रॉपर्टी टैक्स अगर वफाक के पास आ जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। एक तो मैं ये समझता हूँ।
नॉन यूज ऑफ लैंड पे टैक्स होना चाहिए। ये जो जमीन है, अब इस वक्त इंडस्ट्रियल लैंड साइट के अंदर 40 करोड़ रुपए का है, पोर्ट कासिम में 10-10 करोड़ रुपए का हो गया है पूरे कराची में खास तौर पर, लेकिन पूरे पाकिस्तान में रेट बढ़ रहा है। और आप देखेंगे नूरियाबाद है इधर, इसमें इतना रेट बढ़ गया है और 70% जमीन खाली पड़ी है, तो लोग रख के स्पेकुलेटर्स रखते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स होना चाहिए। ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि लैंड प्राइस कम हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा हो। अच्छा मतलब साहब, नाउ जी नहीं, आप प्लीज बोलें। Okay. So now towards the end of this interview, for the first time in all our podcast, we have introduced this new segment where I ask you like a few very rapid fire questions. और इसका आपने बहुत जल्दी जल्दी जवाब देना होगा, ठीक है? So the first question, शाहिद खाकान, जी बोलें बोलें। मैं कोई बॉलीवुड या टॉलीवुड सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, लेकिन चले। नहीं, ये वाले सवाल आप ही के फील्ड से होंगे। So नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी, who had a better finance minister? Nawaz Sharif. So, Ishaq was a better finance minister? Yes. अच्छा, ये सियासी जवाब है या अभी आपका वाकई जवाब है? Yeah, I think I did the best I could. Dar साहब did the best he could. But अब results अगर आप देखें कि 3 साल IMF का प्रोग्राम था डार साहब के पास, IMF ने प्रोग्राम के अंदर ईंधन देखें इन्होंने कैसा कुत्ते का हाल किया है PTI वालों ने। डार साहब ने 3 साल के अंदर टैक्स भी बढ़ा दिए, GDP भी हर साल बढ़ाते रहे, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रखा, और क्या चाहिए। Okay. असद उमर, हफीज शेख और शौकत तरीन, the better finance minister? अल्लाह करे शौकत तरीन। And the worst? देखिए, रिसेशन में पाकिस्तान में असद उमर ने डाला है, हफीज ने रिसेशन तो नहीं इंड्यूस करा है। So I would say Asad Umar the worst and Shaukat Tareen hopefully the best, but let's see. अच्छा, 2018 का आपका अली जैदी वाला इलेक्शन या ये बाई इलेक्शन, ज्यादा फ्री एंड फेयर कौन सा था? उस वाले इलेक्शन के अंदर, अली जैदी वाले इलेक्शन के अंदर तो सीरियसली हम चीजें लगाते थे तो उठा देते थे। यहाँ पे भी सिंध हुकूमत वाले हमारी चीजें ज्यादा हटाते थे, पीपल्स पार्टी वालों की नहीं हटाते थे। लेकिन यहाँ पे दोनों के अंदर जो थी वो हुकूमत जो थी वो हमारे उसमें थी, थोड़ी खिलाफ थी जो भी हुकूमत थी। अच्छा, उसके अंदर ये था जी, तो उसके अंदर ये था कि हमारे लड़कों को निकाल दिया गया था। अली जैदी वाले इलेक्शन में हमारे पोलिंग एजेंट्स वगैरह को निकाल दिया गया था। इसके अंदर मैं ऐसे आपको एग्जांपल देता हूँ, स्टैटिस्टिकली आप समझते हैं कि हर आदमी का देखें ना, पीटीआई के कैंडिडेट थे, एमक्यूएम के थे, हमारे सरजमीन सा पार्टी के थे, सबके कुछ किसी को 8-9-10 हजार वोट मिले तो उसके प्रोपोर्शनली उसके रिजेक्ट हो रहे थे वोट। एक तो रिजेक्ट होते थे, वोटर की गलती से, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की गलती से कि जो साइन करना भूल गया, जो थप्पा लगाना भूल गया। और ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो अगर जिसके 10,000 वोट है उसके अगर 500 रिजेक्ट हो रहे हैं तो जिसके 20,000 वोट है उसके 1000 रिजेक्ट होने चाहिए। कि कमाल ये कि मेरे ट्वाइस एज मेनी वोट्स रिजेक्ट हुए पीपल्स पार्टी के मुकाबले, ट्वाइस एज मेनी। इस फैब्रिक्लास्टेड कि यार अगर वोट उसके ज्यादा है तो मेरे डबल वोट रिजेक्ट कैसे हुए। तो ये स्टैटिस्टिकली आई थिंक दैट जस्ट टेल्स यू द स्टोरी कि कहां से वोट आए। बहरहाल अच्छा मिफ्ता साहब, 2000 अभी 2021 के इलेक्शंस के अंदर तो पीपल्स पार्टी बैनर्स आपके हटवा रही होगी, सब कर रही होगी। 18 में ये काम कौन कर रहा था? क्योंकि तब तो पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, केयरटेकर आ चुके थे। तो केयरटेकर कर रहा था, केयरटेकर कर रहा था, तो केयरटेकर से आपकी क्या लड़ाई थी? केयरटेकर, आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मुल्क के केयरटेकर्स की बात कर रहे हैं? मेरी तो केयरटेकर से कोई लड़ाई नहीं थी, ना मुल्क के केयरटेकर से, ना हुकूमती केयरटेकर से। उनकी लड़ाई किसी और से थी, नवाज शरीफ से, मेरे लीडर से, वो और बात है, लेकिन मेरी किसी से थोड़ी लड़ाई। मेरी क्या बात थी लड़ाई होती। Thank you so much for joining us, Mifta Saab. It was a pleasure talking to you like all the time, and for everyone else, thank you for watching us. Until next time.